हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सृजन आईएएस पीसीएस चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अभी ईपीएफओ के एग्जाम में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं और ये अकाउंटेंसी का जो सीरीज चल रहा था उसका लास्ट पार्ट है। ये तीसरा वीडियो है और लास्ट होगा, ठीक है। पहला और दूसरा अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाके देख लीजिए, काफ़ी अच्छा वीडियो है, वो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और छोटी छोटी वीडियोज है। तो ये लास्ट पार्ट होगा। अब चलते हैं हम लोग लेक्चर की तरफ, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दोनों में दिख जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे कंसाइनमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग और कंपनी अकाउंट, ठीक है। ये तीन पढ़ेंगे हम इसमें। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, ये पहले इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। आखिर होता क्या है, दो टर्म्स है, एक कंसाइनर और एक कंसाइनी, ठीक है। सपोज कोई ओनर है, बिजनेस ओनर राम, ठीक है। इसका कार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ओनर है ये, ठीक है। कार का मैन्युफैक्चरिंग करता है ये, ठीक है। कार का मैन्युफैक्चरिंग करता है और फिर इसको कार सेल करना है मार्केट में। तो अब ये हर मार्केट में जाके सेल तो कर नहीं सकता अकेले, ठीक है। तो इसके कुछ एजेंट होंगे, ठीक है। हर जगह पे अलग अलग मार्केट में अलग अलग जगह पे इसके कुछ एजेंट होंगे जो कि शोरूम चलाएंगे, ठीक है, इसके बिहाफ में, ठीक है। राम के बिहाफ में वो शोरूम चलाएंगे जहां पे राम के जो कार्स है, कार जो मैन्युफैक्चर किया जाता है राम के द्वारा, उसको सेल किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एजेंट के द्वारा, तो एजेंट के द्वारा सेल किया जाएगा। तो ये जो राम है वो कंसाइनर कहलाएगा, ठीक है। राम कंसाइनर कहलाएगा, कंसाइनर कहलाएगा। और एजेंट जो है वो कंसाइनी कहलाएगा, ठीक है। एजेंट का काम होता है राम के द्वारा भेजे गए जितने भी कार्स है उसको सेल करना, ठीक है। और एजेंट उसके बदले में उससे कमीशन लेगा। और अगर किसी तरह का कोई नुकसान होता है और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कुछ भी होता है तो वो राम बेयर करता है, ठीक है। इसमें आप आगे चलते हैं हम लोग, देखिए इसका डेफिनेशन। कंसाइनमेंट एक बिजनेस एग्रीमेंट है, ठीक है। एक एग्रीमेंट होता है राम और एजेंट के बीच में। इसमें है कि गुड्स जो है वो सेंड किया जाता है बाय वन पर्सन, कंसाइनर। कंसाइनर यहाँ पे राम है, ठीक है। कंसाइनर के द्वारा गुड्स सेंड किया जाता है टू अनदर, कंसाइनी को मतलब एजेंट को, टू सेल ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के बिहाफ में मतलब राम के बिहाफ में एजेंट जो है वो सेल करेगा गुड्स को, ठीक है। ओनरशिप जो है वो कंसाइनर के पास ही रहेगा, राम के पास ही होता है ओनरशिप। जब तक वो जो गुड्स है, जब तक कार पूरी तरह से सोल्ड आउट नहीं हो जाता तब तक कार का ओनर राम ही होगा, ठीक है। इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, एक कंसाइनर और कंसाइनी, ठीक है। इसमें है कि कंसाइनर ओनर ऑफ द गुड्स होता है, सेंड गुड्स टू फॉर सेल। और एजेंट कंसाइनी एजेंट होता है जो कि गुड्स को सेल करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, कमीशन उसके बदले में वो कमीशन लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं फीचर्स ऑफ द कंसाइनमेंट। ये गुड्स को सेल सेंड किया जाता है सेल के लिए, ठीक है। यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, ओनरशिप कंसाइनर के पास ही होता है जब तक सेल नहीं हो जाता। और फिर कंसाइनी जो है वो कमीशन अर्न करता है सेल करने पे। और अनसोल्ड गुड्स जो है उसकी वो कंसाइनर की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद फिर कंसाइनी जो एक्सपेंसेस जितना भी खर्च होता है कंसाइनी का, वो सारा रीइंबर्स्ड किया जाता है कंसाइनर के द्वारा, ठीक है। अगर लॉसेस हो जाता है किसी तरह का, सपोज कि शोरूम के आग लग गया, ठीक है, आग लग गया तो कार जल गए, तो जो भी लॉसेस होगा वो कंसाइनर बियर करेगा, ठीक है। वो कंसाइनी पे नहीं आएगा, कंसाइनर जो ओनर है, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, उस पे आएगा। कुछ टर्म्स देख लेते हैं, जैसे प्रोफोर्मा इनवॉइस। ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें कंसाइनर मतलब राम, ठीक है, ओनर जो है वो कंसाइनी के लिए सेंड करता है, जिसमें कि स्टेटमेंट में लिखा होता है कि हम कितने गुड्स तुमको सेंड किए, कितनी क्वांटिटी में, क्या प्राइस था, वो सब मेंशन किया होता है जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है तब फिर ये वो परफॉर्मा इनवॉइस बनाया जाता है। फिर अकाउंट सेल्स, इसमें क्या होता है, कंसाइनी जो कि एजेंट होता है वो ओनर को भेजता है, ठीक है। ये भी एक स्टेटमेंट है, उसमें बताता है कि वो कितने सेल हुए, क्या एक्सपेंसेस लगा,
कमीशन मुझे क्या चाहिए, कितने ड्यूज है, तो वो सब उसमें मेंशन होता है, ठीक है। फिर कमीशन, कमीशन वही रिन्यूमरेशन जो कंसाइनी को दिया जाता है उसको कमीशन बोलते हैं। ये 3 टाइप का होता है, ऑर्डिनरी, डिक्रेडिट और ओवरराइडिंग, ठीक है। इसको नीचे देखेंगे हम लोग। फिर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट मतलब अनसोल्ड गुड, जो भी बच जाता है, जो सोल्ड नहीं हो पाता है गिवन टाइम पीरियड में, पीरियड एंड तक। सपोज साल भर में 10 या 20 गाड़ियां सेल करने का टारगेट दिया जाता है एजेंट को, तो साल के एंड में जितने भी अनसोल्ड गुड्स रह जाते हैं कंसाइनी के पास, तो उसी को बोलते हैं स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। फिर है एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, अमाउंट पेड बाय कंसाइनी एज सिक्योरिटी अगेंस्ट गुड, ठीक है। कई बार होता है कि सिक्योरिटी के पर्पज से कंसाइनी को कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है ओनर को, ठीक है। तो उस जब तक वो गुड्स सेल नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। तो उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलेंगे और एडवांस बोलेंगे, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ कमीशन, ये अभी देखे थे ऊपर, उसमें ऑर्डिनरी, डेल क्रेडियर और ओवरराइडिंग 3 टाइप का होता है। ऑर्डिनरी मतलब सिंपल रेगुलर सेल सर्विसेज, सेल करने पे सिंपल जो कमीशन दिया जाता है उसको ऑर्डिनरी कमीशन बोलते हैं। फिर डेल क्रेडियर कमीशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा कमीशन, अगर किसी तरह का कोई बैड डेप्ट या फिर रिस्क लिया जा रहा है कंसाइनी के द्वारा, तो उस पे फिर एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज किया जाता है उसके द्वारा। फिर ओवरराइडिंग कमीशन का मतलब एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स दिया जाता है, अगर कंसाइनी जो है, जो प्राइस एक्चुअल प्राइस है, सर्टेन प्राइस, उससे ज्यादा बढ़ा के अगर बेच रहा है, महंगा करके बेच रहा है, तो उसको एडिशनल रिवॉर्ड्स दिया जाता है। तो वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है उसको बेचने में, उसी के लिए उसको ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन कंसाइनर बुक्स। कंसाइनर के बुक्स में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, कैसे अकाउंट्स को मेंशन किया जाता है, जर्नल एंट्री, ठीक है। इसमें देखिए रूल्स है, कुछ रूल्स ये है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस उसको कंसाइनमेंट जो है स्टेटमेंट, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, और इनकम और सेल्स जो है उसको कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। फिर है गुड सेंस ऑन कंसाइनमेंट। इसमें है कि कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होगा, कैसे होगा, क्योंकि गुड्स जो सेंड किया जाता है कंसाइनमेंट में, मतलब कंसाइनर जो है वो कंसाइनी को जब गुड्स सेंड करता है तो वो उसका एक एक्सपेंसेस हुआ, ठीक है, एक्सपेंसेस हुआ, ठीक है। तो एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट अकाउंट में काउंट करेंगे, तो इसीलिए कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट होता है। एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, ठीक है, कंसाइनर जो भी एक्सपेंसेस करता है वो फिर कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में आएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस हम लोग देख चुके थे, उसमें आएगा। ये 2 रूल्स का यूज करके आप इसको देख लीजिएगा, ये सब, ठीक है, ये फिट बैठ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि एक एक चीज करने लगेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और ये रिवीजन पर्पज से है, और ये आपको सबको समझ में आएगा, बस ये दो रूल्स को फॉलो कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं कंसाइनी बुक्स। इसमें क्या है, गुड्स रिसीव्ड। अब गुड्स रिसीव्ड हो रहा है कंसाइनी बुक, तो कंसाइनी का तो कोई ओनरशिप ही नहीं है, ठीक है, ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं होता है, तो गुड्स रिसीव हो रहा है, तो इसमें किसी तरह कोई एंट्री नहीं होगा कंसाइनी के बुक में या कंसाइनर के बुक में, ठीक है। फिर एक्सपेंसेस इनकर्ड, अगर कंसाइनी कुछ एक्सपेंसेस करता है तो क्या होता है, कंसाइनी का एक्सपेंसेस वो रीइंबर्स किया जाता है कंसाइनर के द्वारा, इसलिए कंसाइनर के डेबिट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस क्या था, डेबिट में आता है, ठीक है। उसी तरह इसमें भी बाकी सब आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या बताया था, जो अनसेल्ड प्रोडक्ट जो है, जो स्टॉक बच जाता है एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो सेल नहीं हुआ रहता है, उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, ठीक है, कंसाइनमेंट का। तो इसका वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, पहले तो टोटल कॉस्ट क्या होता है उस स्टॉक का वो लेते हैं, फिर नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, कंसाइनर या कंसाइनी दोनों के द्वारा जो भी नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस होता है उसको लेते हैं हम लोग। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस उसको बोलते हैं जो वन टाइम एक्सपेंस होता है, ठीक है, जैसे फ्रीट एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन में जो एक्सपेंसेस आता है प्रोडक्ट्स के, इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस है तो उसमें जो एक्सपेंसेस आएगा, ठीक है। तो ये दोनों का सम करके जो भी वैल्यू आता है उसी को बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। इसमें फिर एक्सक्लूड किया जाता है रेकरिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ही सिर्फ लिया जाता है, रेकरिंग को नहीं लिया जाता है। रेकरिंग में जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, स्टोरेज हो गया, तो ये रेकरिंग एक्सपेंसेस है जो कि कुछ पीरियड्स में कंटिन्यूअस करना रहता है,
ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कंसाइनमेंट, इसके बीच में डिफरेंस क्या है? सेल में क्या होता है, ओनरशिप जो है वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है बायर का। जैसे ओनर है, डायरेक्टली सेल किया कंज्यूमर को तो ओनरशिप है, जैसे ही सेल किया तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गया बायर के पास। सपोज कार है, राम ने कार सेल किया किसी कस्टमर को, तो सेल करने के बाद वो कार का ओनर तो वो कस्टमर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कंसाइनमेंट में क्या होता है, जब तक सेल नहीं होता है तब तक ओनरशिप जो है वो कंसाइनर के पास होती है, ठीक है। यहाँ पे भी सेल करने के बाद कस्टमर के पास ओनरशिप चला जाता है, लेकिन डायरेक्ट तो सेल नहीं हो रहा है ना, बीच में फिर वो शोरूम में जाएगा, तो जब तक वो सेल नहीं हो जाता तब तक कंसाइनर का ओनरशिप रहता है। फिर रिलेशनशिप, डायरेक्ट सेलर और बायर का रिलेशनशिप होता है सेल में। कंसाइनमेंट में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होगा, ठीक है, ओनर और एजेंट। उसी तरह सेल में रिस्क जो होता है वो बायर के पास होता है, बॉन्ड, और यहाँ पे रिस्क जो होता है वो कंसाइनर के पास होता है, राम के पास होगा जो ओनर होगा, ठीक है, किसी तरह का कुछ भी होता है तो। फिर रिकॉर्डिंग में सेल्स रिकॉर्डेड इमीडिएटली, ये तुरंत रिकॉर्ड कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कंसाइनमेंट में है वो सेल्स रिकॉर्डेड व्हेन कंसाइनी सेल, जब तक कंसाइनी सेल नहीं करता है तब तक सेल्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। भले वो गुड्स को भेज दिया हो शोरूम में, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक कंसाइनी उसको सेल नहीं कर देता है तब तक, ठीक है। फिर बेसिक्स, रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स में आ जाएगा यूजुअली नॉट पॉसिबल, यहाँ पे एक बार सेल कर दिया तो सेल कर दिया, रिटर्न नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब तक अगर सेल नहीं हुआ है तो कंसाइनी जो है वो रिटर्न कर देता है गुड्स को, बचा हुआ गुड्स को कंसाइनर के पास, ठीक है, रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है एडवांटेजेस, एक्सपैंड बिजनेस टू न्यू मार्केट, एक्सपेंशन में हेल्प होगा, नो नीड फॉर ब्रांच ऑफिसेस की जरूरत नहीं पड़ती है, सो मतलब डायरेक्ट एजेंट के थ्रू हम लोग सेल करते हैं। मोटिवेट कंसाइनी विया कमीशन, कमीशन के थ्रू हम लोग कंसाइनी को भी मोटिवेट करते हैं। रिड्यूस कंसाइनी का रिस्क भी कम होता है इसमें। रिस्क ऑफ लॉस डैमेज इन ट्रांजिट, इसमें जो रिस्क होता है लॉस और डैमेज का वो कंसाइनर के पास होता है, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। डिपेंडेंस ऑन कंसाइनी की ऑनेस्टी पे ये पूरा कंसाइनमेंट जो है वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है, उसके ऑनेस्टी पे है। उसके बाद फिर डिले इन इंफॉर्मेशन और पेमेंट, पेमेंट और इंफॉर्मेशन के बीच में डिले होता है क्योंकि डायरेक्ट सेल और परचेज नहीं हो रहा है ना। फिर एक्स्ट्रा ऑडिटिंग वर्क की जरूरत होती है क्योंकि यहाँ पे ये भी चेक किया जाता है कि कंसाइनी ने कोई फ्रॉड तो नहीं कर लिया, तो कंपनी का तो अपना ऑडिटिंग होता ही है, अकाउंटिंग होता ही है, लेकिन कंसाइनी का भी फिर अकाउंटिंग देखा जाता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क आ जाता है। फिर वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, यहाँ पे वैल्यूएशन जो अनसोल्ड गुड्स जो है विथ कंसाइनी एट द एंड ऑफ द पीरियड, उसी को कंसाइनमेंट स्टॉक बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द कंसाइनमेंट बोलते हैं, ये ऊपर हमने देखा था। इसका डेफिनेशन यही है कि कॉस्ट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, जो भी है मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस, दोनों में से जो भी लोअर होगा अनसोल्ड गुड का, उसी को हम लोग वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। नीड क्यों, जरूरत क्यों होती है इस वैल्यूएशन की? डिटरमाइन ट्रू प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने के लिए, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए, क्योंकि अनसोल्ड गुड है तो अभी तक सेल हुआ नहीं है, प्रॉफिट उससे आया नहीं है, तो फिर प्रॉपर प्रॉफिट पता चले, फाइनेंशियल पोजीशन पता चले, इसके लिए इसका जरूरत होता है वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक का। फिर फॉलो प्रूडेंस एंड कॉस्ट प्रिंसिपल, प्रूडेंस मतलब कि कभी प्रॉफिट ओवर नहीं करना, मतलब प्रूडेंस मतलब जो प्रॉफिट हुआ नहीं है उसको दिखाना नहीं। फिर कॉस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, अवॉइड ओवर स्टेटमेंट, प्रॉफिट और असेट्स का ओवर स्टेटमेंट को अवॉइड करना, तो ये सब कुछ जरूरत है, उसके कारण वैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ये हमने देख लिए हैं ऊपर, दोबारा रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। फिर नॉन रेकरिंग और रेकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रेकरिंग मतलब वही है कि वन टाइम एक्सपेंस होता है, रेकरिंग मतलब रेगुलर सेलिंग और स्टोरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल में यहाँ फ्रीट, इंश्योरेंस, लोडिंग, कस्टम, ये सब वन टाइम पेमेंट है, वन टाइम एक्सपेंसेस है, ठीक है। रेकरिंग में एडवर्टाइजमेंट, स्टोरेज, कमीशन, ये सब रेकरिंग हो जाता है। फिर नॉन रेकरिंग में ट्रीटमेंट क्या है, एडेड टू कॉस्ट ऑफ स्टॉक, स्टॉक के कॉस्ट में ऐड होता है, यहाँ पे रेकरिंग में कॉस्ट ऑफ स्टॉक में नहीं ऐड होता है। यहाँ पे देखे थे ना कि नॉन रेकरिंग ही सिर्फ ऐड होता है, रेकरिंग को इसमें नहीं ऐड किया जाता है, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग देख लिए थे, फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। आप एग्जांपल देख लेंगे, इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली चीज है नहीं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्रेडिट होता है और बैलेंस शीट में यहाँ पे करंट असेट की तरह दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस, इफ गुड्स और
गुड्स लॉस्ट और डैमेज हो जाता है तो उसको एबनॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट किया जाता है और उसको क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं माना जाता है। अगर 10% गुड्स डैमेज हो गया तो कैलकुलेट किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक, वो 90% रिमेनिंग गुड्स जो कि अच्छा है, ठीक है। व्हेन गुड्स सेंड एट इनवॉइस प्राइस ऊपर डिस्कस किए थे, कॉस्ट और प्रॉफिट को मिला के होता है। तो जब इनवॉइस प्राइस पे गुड्स को सेंड किया जाता है तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इंक्लूड्स अनरियलाइज प्रॉफिट मस्ट बी डिडक्टेड, ठीक है। मतलब क्लोजिंग स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, उसको डिडक्ट कर लिया जाता है। अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब यही हो गया कि जो प्रॉफिट आया ही नहीं है, जैसे कि स्टॉक बचा हुआ है लेकिन हम उसको अज्यूम कर लेंगे कि फ्यूचर में वो प्रॉफिट आएगा, तो वो उसको हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट बोलते हैं, जो कि अभी हुआ ही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक में वो इंक्लूडेड होता है, वो अनरियलाइज प्रॉफिट, तो उसको डिडक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। फिर जर्नल एंट्री में कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व्स में डेबिट होगा और फिर कंसाइनमेंट अकाउंट में वो क्रेडिट होगा, ठीक है। अब देख लेना। फिर प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व, कॉस्ट कंसेप्ट, एसेट एट कॉस्ट वैल्यू, ठीक है, कॉस्ट वैल्यू पे। फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, वैल्यू एट द कॉस्ट और मार्केट विच इज लोअर, ये सब हम लोग देख चुके हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब कॉस्ट वैल्यू जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट लगा है प्रोडक्ट का, उसको बोलते हैं, ठीक है, कॉस्ट कंसेप्ट। उसी पे एसेट होता है, उसी को एसेट बोलते हैं। फिर उसके बाद प्रूडेंस कॉस्ट मतलब कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, जो भी छोटा लोअर होगा उसी को बोलेंगे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंस, ये आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने वाली चीज है नहीं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, क्लासिफाई, एनालाइज एंड अलोकेट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विसेज टू डिटरमाइन एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब कॉस्ट जो डिटरमाइन किया जाता है प्रोडक्ट, प्रोसेसेस और सर्विसेज का, उसको रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना, उसको अकाउंट करना, कॉस्ट को अकाउंट करना, तो इसीलिए इसको कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉपर एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन किया जा सके। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि असर्टेन कॉस्ट पर प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है, उसको कॉस्ट को असर्टेन कर सके। फिर कंट्रोल कॉस्ट थ्रू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटिंग, ठीक है। फिर एड मैनेजमेंट डिसीजन को एड कर सके, उसको हेल्प मिल सके। सेलिंग प्राइस को फिक्स किया जा सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग से। फिर आइडेंटिफाइंग प्रॉफिटेबल अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड, ये 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। पहला मटेरियल कॉस्ट, जिसमें कि रॉ मटेरियल में कितना कॉस्ट लगा उसको यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल स्टील, कॉटन, अगर वो कोई कपड़ा बनाया जा रहा है तो कॉटन का रॉ मटेरियल हो जाएगा वो, ठीक है। फिर लेबर कॉस्ट, वेजेस पेड टू वर्कर्स, ये हुआ लेबर कॉस्ट। फिर मशीन ऑपरेटर वेजेस, ठीक है, मशीन को ऑपरेट करने वाला, ठीक है, उसको जो वेजेस दिया जाता है वो हो गया लेबर कॉस्ट। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो कि डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, जैसे कि रेंट, डिप्रिशिएशन, इलेक्ट्रिसिटी। डिप्रिशिएशन अब डायरेक्ट कॉस्ट तो है नहीं, ठीक है, रेंट भी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब ओवरहेड कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। ये कुछ कॉस्ट है, ये इजी है, आपको समझने में ज्यादा दिक्कत होगा नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब होता है कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट के इरिस्पेक्टिव जो भी कॉस्ट लगता है जो कि कांस्टेंट होता है। जैसे रेंट, आपका प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको रेंट तो देना पड़ेगा, ठीक है। जहां भी आपका आपने इंडस्ट्री सेटअप किया है वहां पे उस जगह पे रेंट तो देना पड़ेगा। फिर वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरीज डायरेक्टली विथ प्रोडक्शन के बेसिस पे ये वेरी होता है। जैसे रॉ मटेरियल, अगर कपड़े बनाने की कंपनी है या फैक्ट्री है तो फिर वहां पे रॉ मटेरियल कॉटन की जरूरत पड़ेगी, बट कॉटन का प्राइस तो फ्लक्चुएट होता है, वेरीज करता है, ठीक है, तो इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट हो गया ये। फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट, पार्ट फिक्स्ड पार्ट वेरिएबल, कुछ पार्ट फिक्स है कुछ पार्ट वेरिएबल है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। फिर डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, इसमें हो कि ट्रेसेबल बाय टू प्रोडक्ट, मतलब ऐसे कॉस्ट जिसको प्रॉपरली ट्रेस कर सकते हैं जो डायरेक्ट होता है, ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसको ट्रेसेबल नहीं है, जिसको ट्रेस करना मुश्किल है, जैसे ऑफिस रेंट, ठीक है, ये हो गया। फिर मेथड ऑफ कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग जिसमें इंडिविजुअल आइटम आ जाता है, ठीक है, फर्नीचर जिसका यूज किया जाता है। फिर बैच कॉस्टिंग,
बैच कॉस्टिंग का मतलब बैचेस में प्रोडक्ट को कॉस्ट किया जाता है। जैसे कि एक बैच में एक डब्बे में कुछ मेडिसिन है, दूसरे डब्बे में कुछ मेडिसिन, तो डब्बे के अकॉर्डिंग तो बैच कॉस्टिंग हो गया। यहाँ पे इंडिविजुअल कॉस्टिंग, एक एक प्रोडक्ट का कॉस्टिंग, जैसे फर्नीचर हो गया, ठीक है। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग, इसमें कंटिन्यूअस प्रोडक्शन पे फोकस किया जाता है, मतलब कंटिन्यूअस प्रोडक्शन जो हो रहा है उसका कॉस्टिंग देखा जाता है। सीमेंट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वहां पे हो गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सेलर और बायर के बीच में। फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है। सर्विस इंडस्ट्री, ये हो गया ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इस फिर यूनिट कॉस्टिंग, इसमें होमोजेनियस प्रोडक्ट्स हो गए जैसे शुगर, पेपर, ठीक है, तो यूनिट कॉस्टिंग हो गया ये। टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसमें प्री डिटरमाइंड कॉस्ट विथ एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग जिसमें कि एनालाइज करते हैं कंट्रीब्यूशन बाय सेपरेटिंग फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट करके। फिर है बजटरी कंट्रोल, यूज बजट फॉर मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए यूज करते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसमें चार्ज ऑल कॉस्ट, फिक्स्ड या वेरिएबल है, प्रोडक्ट का जो भी जितने भी सारे कॉस्ट होते हैं उसको सबका चार्ज को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलते हैं। उसके बाद फिर डिफरेंस फाइनेंशियल वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग स्टार्टिंग में जो अकाउंटिंग पढ़े थे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही था, रिकॉर्ड ओवरऑल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। कॉस्ट अकाउंटिंग में कंट्रोल और एनालाइज कॉस्ट को एनालाइज करते हैं कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो सही है या नहीं। यूजर जो इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है वो एक्सटर्नल ओनर, इन्वेस्टर, इनके द्वारा यूज किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग वो इंटरनल मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है। पीरियोडिसिटी देखें तो यूजुअली ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एनुअल होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग कंटिन्यूअस और पीरियोडिक भी हो सकता है, ठीक है। नेचर क्या है, ये हिस्टोरिकल नेचर है, जैसे कि हिस्ट्री को देख के, जैसे कि जर्नल में जो हम लोग लिखते हैं डे बाय डे, जर्नल से फिर लेजर में ट्रांसफर होता है, तो वो हिस्टोरिकल डेटा को कलेक्ट करके बनाया जाता है, ठीक है। और ये कॉस्ट अकाउंटिंग ये एनालिटिकल है, ठीक है, एनालाइज किया जाता है कॉस्ट का। फिर पर्पज जो होता है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट बनाना, ये सब चीजें हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, कि कॉस्ट ज्यादा है, कम है, कैसे है, प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर कंपनी अकाउंट्स, ठीक है, इसमें क्या है कि कंपनी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड समराइजिंग रिपोर्टिंग ऑफ कंपनी का ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये कंपनी का अपना अकाउंट जो बनाती है, ठीक है। और ये जो कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन में ये सब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसीलिए कंपनी अपना अकाउंट बनाती है जिसमें रिकॉर्ड समराइज रिपोर्ट कंपनी का जितना भी ट्रांजेक्शन है एज पर द कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का यूज करके, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपनी, 4 टाइप की है यहाँ पे, प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट और सेक्शन 8 कंपनी। प्राइवेट कंपनी का मतलब है रेस्ट्रिक्ट शेयर ट्रांसफर, शेयर ट्रांसफर यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड होता है, यहाँ पे आईपीओ नहीं ला सकते हैं, यहाँ मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड हो गया। फिर पब्लिक कंपनी ऑफर शेयर्स टू पब्लिक, पब्लिक को शेयर्स ऑफर करती है, ये पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इसमें आ जाएगा। फिर गवर्नमेंट कंपनी, इसमें 51% कैपिटल बाय गवर्नमेंट, ठीक है, 51% शेयर्स जो है वो गवर्नमेंट के पास होगा, जैसे ओएनजीसी हो गया, सेल हो गया। फिर सेक्शन 8 कंपनी, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है, ठीक है, चैरिटेबल पर्पज से, एनजीओ, ट्रस्ट, एनपीओ, ठीक है, ये सब आ जाता है इसमें। अब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, क्या क्या होता है, बैलेंस एंड शीट हो गया जो फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस पता चलता है, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसमें कि कैश कितना आ रहा है, जा रहा है, वो पता चलता है, नोट्स टू अकाउंट जिसमें एक्सप्लेनेशन होता है, एनालिसिस होता है, ठीक है, डिस्क्लोजर होता है कि क्या परफॉर्मेंस है कंपनी का, तो वो हो गया नोट ऑन अकाउंट। फिर डिफरेंस पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी, इसके बीच में क्या डिफरेंस है। पार्टनरशिप क्या होता है, ये एग्रीमेंट के द्वारा बनता है, ठीक है, 2 पीपल या उससे ज्यादा पीपल, ठीक है, सब मिलके एक साथ एक एग्रीमेंट करेंगे और फिर पार्टनरशिप बनाएंगे। लेकिन कंपनी क्या है, वो रजिस्टर करना पड़ता है कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है, तब जाके कंपनीज बनेगी। फिर पार्टनरशिप में क्या होता है, लीगल एंटिटी सेपरेट नहीं होता है, जैसे कि क्या होता है कंपनी में क्या होता है, कंपनी और ओनर्स दोनों अलग अलग सेपरेट एंटिटी माना जाता है दोनों को ना, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, ओनर ही बिजनेस कहलाता है और बिजनेस ही ओनर कहलाता है, ठीक है। कंपनी में सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट है जिसमें कंपनी और ओनर दोनों अलग अलग माने जाते हैं, ठीक है।
इसमें लायबिलिटी में अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है। इसमें पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज करके किसी भी तरह का कोई डेट है तो वो फिर रीइंबर्स किया जाता है या खत्म किया जाता है। इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, लेकिन कंपनी में लिमिटेड होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ शेयर्स ओनली रिस्पॉन्सिबल अप टू शेयर वैल्यू, मतलब जितना आपका शेयर्स है, जैसे कि मेरे किसी कंपनी में 10% का शेयर है तो हम सिर्फ 10% के लिए लायबल होंगे, ठीक है, पूरे कंपनी का डेप्ट के लिए नहीं। तो ये लिमिटेड लायबिलिटी हो गया। फिर मैनेजमेंट है, इसमें पार्टनर्स कहलाता है, ठीक है। पार्टनर्स के द्वारा, जो भी पार्टनर्स है एग्रीमेंट जो बनते हैं पार्टनर्स के द्वारा, उनके द्वारा मैनेज किया जाता है। फिर कंपनी में डायरेक्टर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है कंपनी को। सक्सेशन यहाँ पे एंड्स विथ डेथ और रिटायरमेंट, डेथ और रिटायरमेंट के बाद ये पार्टनरशिप खत्म हो जाता है, ठीक है, अगर किसी का पार्टनर का डेथ हो गया, रिटायरमेंट हो गया तो। लेकिन कंपनी में क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन वो चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट एंड कंपनी अकाउंटिंग, ये आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने लायक चीजें है नहीं। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए, कॉस्ट एफिशिएंसीज और प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस, इसमें क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक फॉर्मल रिकॉर्ड है जो समराइज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड। ये एक स्टेटमेंट है, फॉर्मल रिकॉर्ड है, जिसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समराइज किया जाता है, ठीक है। जिसमें जिसमें हमें ये पता चलता है कि रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है और रिजल्ट जो हम लोग जो एम किए थे वो अचीव हुआ या नहीं, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव यही है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन क्या है कंपनी का, उससे उसका इन्फॉर्मेशन मिलता है। इन्वेस्टर, क्रेडिटर, मैनेजमेंट जो है डिसीजन मेकिंग में, उनको ये हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर असेस प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, ये सब चीजें को असेस करेगा। फिर इंश्योर कंप्लायंस विद द लीगल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इसमें कंपोनेंट्स देख लेते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, सोज ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी से क्या ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस हुआ वो उससे पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा, जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसका। फिर बैलेंस शीट से हम लोग को फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा, असेट और लायबिलिटी, कैपिटल क्या है, ठीक है, उसके बारे में पता चलेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम लोग को कैश कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ वो पता चलता है। फिर नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग को एक्सप्लेनेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, कि कंपनीज अगर लॉस में चल रही है तो क्यों चल रही है, प्रॉफिट में है तो क्यों है, या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन कि क्या कर सकते हैं उस टाइप का, नोट्स टू अकाउंट में, ठीक है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, इसका मीनिंग। अब एनालिसिस क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें होकर एग्जामिनेशन और इंटरप्रिटेशन किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कि फाइनेंशियल डेटा जो भी है उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। बिजनेस परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल हेल्थ, प्रोस्पेक्ट्स, ये कैसा है उसको असेस किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिएगा, इस मेजर्स प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, ये सब चीजों को मेजर करने में हेल्प करता है। पास्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में हेल्प करता है, फोरकास्टिंग और प्लानिंग में हेल्प करता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इसमें है, ये कुछ टाइप है, जिसमें कि फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इसमें कंपेयर किया जाता है डेटा को सेवरल ईयर्स में, जैसे 2020 में क्या था, 21 में, 22 में, इस तरह से ईयर बाय ईयर कंपैरिजन होता है, ठीक है। फिर वर्टिकल एनालिसिस में कंपेयर किया जाता है सेम स्टेटमेंट का, मतलब सेम ईयर में अलग अलग स्टेटमेंट को कंपेयर किया जाता है, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स और एक्सपेंसेस उसको कंपेयर किया गया, परसेंटेज में किया जाता है, टोटल सेल्स के परसेंटेज में इसको कैलकुलेट किया जाता है सेम ईयर या फिर सेम किसी साल का स्टेटमेंट में। फिर रेशियो एनालिसिस, इसमें यूज ऑफ रेशियो, जैसे करंट रेशियो, डेब्ट लिक्विडिटी रेशियो, इसका यूज करके फिर एनालिसिस किया जाता है फाइनेंशियल पोजीशन का। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इसमें कंपेयर किया जाता है टू स्टेटमेंट का, मतलब 2 साल का, जैसे 20 और 21, ठीक है, इसका कंपैरिजन करना, ठीक है। कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है, एक्सप्रेस आइटम एज ए परसेंटेज ऑफ बेस फिगर, उसको परसेंटेज में, बेस फिगर के परसेंटेज में एक्सप्रेस करना, ठीक है, आइटम्स को, उसको बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है। टूल्स ऑफ एनालिसिस, ये सब देख लीजिए, जो ऊपर देखे थे वही सब ऑलमोस्ट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव, ठीक है, कैश फ्लो, फंड फ्लो एनालिसिस, ये सब है कुछ टूल्स है जिसका यूज करके हम लोग एनालिसिस करते हैं। इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन, ये आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होगा, इसमें कुछ समझाने लायक चीजें है नहीं, ठीक है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल एनालिसिस, इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। मीनिंग क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनेशन और इंटरप्रिटेशन करना डेटा का। ये तो इसने तो सारा रिकॉर्ड दे दिया, ठीक है, लेकिन उसी रिकॉर्ड को एनालाइज करना, ठीक है, इंटरप्रिटेट करना अपने अकॉर्डिंग।
उसके बाद फिर पर्पस क्या है, ये रिजल्ट्स को प्रेजेंट करता है और इवैल्यूएट एंड इंटरप्रेट रिजल्ट करता है एनालिसिस में, ठीक है। नेचर, ये डिस्क्रिप्टिव नेचर है, ये एनालिटिकल नेचर है, ठीक है। और प्रिपेयर्ड बाय, ये अकाउंटेंट और मैनेजमेंट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ये एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। आउटपुट, ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आउटपुट है। और फाइनेंशियल एनालिसिस में रेशियो, ट्रेंड्स, कंपेरिजन, ये सब आता है एनालिसिस करने के बाद। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक हाइब्रिड फॉर्म है कंपनी और पार्टनरशिप का। कंपनी और पार्टनरशिप हम लोग ऊपर देखे, उसका एक हाइब्रिड फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है पार्टनरशिप का और लिमिटेड लायबिलिटी का प्रोटेक्शन भी मिलता है, ठीक है, कंपनी जैसा। तो ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है, ये एक एक्ट के अंदर इसको स्टैब्लिश किया जाता है, एलएलपी एक्ट 2008 है उसके अंदर। और एलएलपी एक बॉडी है जो बॉडी कॉर्पोरेट एंड सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर, ठीक है। एक बॉडी है जिसमें कि ओनर और जो कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह काम करता है, ठीक है। फीचर्स यही है सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग कंपनी में देखे थे, तो उसका फीचर्स है लायबिलिटी लिमिटेड टू कंट्रीब्यूशन, ये भी कंपनी वाला फीचर्स है। परपेचुअल सक्सेशन, ये भी कंपनी वाला फीचर्स है। मिनिमम 2 पार्टनर, ठीक है, और नो मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। तो ये आ जाता है तो हम लोग का पार्टनरशिप वाला कॉन्सेप्ट। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर एज पर एलएलपी एग्रीमेंट, ठीक है, एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंटरनल स्ट्रक्चर इसका सेट किया जाता है। फिर लेस लीगल कंप्लायंस देन कंपनी, कंपनी के कंपैरिजन में इसमें लेस लीगल कंप्लायंस होता है। प्रॉफिट शेयर एज पर द एग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर होता है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में ये आप लोग देख लीजिएगा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ये लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटीज, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड, लो कंप्लायंस, फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट, टैक्स एज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग टैक्स होता है, जैसे पार्टनरशिप में टैक्स लिया जाता है वैसे इसमें भी लिया जाता है एलएलपी में। इसके फिर डिसएडवांटेजेस भी देख लीजिएगा, इसमें पब्लिक इक्विटी की तरह शेयर्स नहीं रेज किया जा सकता है, ठीक है। और फिर फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मिनिमम 2 पार्टनर की जरूरत है। फिर डीएससी और डीपीआईएन ऑब्टेन करना जरूरी है। डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए और डीपीआईएन मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, ये नंबर और ये सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये 2 होना चाहिए। उसके बाद रिजर्व नेम विथ एलएलपी, एलएलपी सफिक्स होना चाहिए, जो भी नेम है कंपनी का उसमें एलएलपी लगा होना चाहिए सफिक्स की तरह, ठीक है। और एमसीए पोर्टल में ये नेम रिजर्व होना चाहिए। फाइल इनकॉर्पोरेशन और एलएलपी एग्रीमेंट जो है वो आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ फाइल का इनकॉर्पोरेशन और एलएलपी एग्रीमेंट होना चाहिए। आरओसी जो है वो रजिस्ट्रार होता है कंपनीज के लिए, वो इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद ये फॉर्म हो जाता है एलएलपी, ठीक है। एलएलपी पार्टनर्स क्या कौन कौन होते हैं, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर और ऑर्डिनरी पार्टनर। डेजिग्नेटेड में क्या है, जो कंप्लायंस को हैंडल करता है, फाइलिंग, मैनेजमेंट ड्यूटी, और मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए। मेन जो फॉर्म करते हैं ना एलएलपी, उन्हीं को बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। ऑर्डिनरी पार्टनर मतलब जो कैपिटल और शेयर्स प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करता है उसको ऑर्डिनरी पार्टनर बोलते हैं, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटी ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, एक तो एलएलपी जो है वो लीगल स्टेटस सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह होता है, ठीक है, लेकिन इसमें पार्टनरशिप में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में मैंडेटरी होता है रजिस्ट्रेशन करना, लेकिन पार्टनरशिप में ऑप्शनल है, रजिस्ट्रेशन करो या ना करो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, और इसमें एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग। कंटिन्यूटी है, परपेचुअल सक्सेशन, ये कंटिन्यू चलता रहेगा वाला कॉन्सेप्ट एलएलपी में लगता है। पार्टनरशिप में एंड्स विद द पार्टनर्स डेथ, पार्टनर्स के डेथ के बाद एंड हो जाता है। फिर कंप्लायंस, एलएलपी में मॉडरेट कंप्लायंस होता है, पार्टनरशिप में मिनिमल कंप्लायंस होता है, ठीक है। फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, एलएलपी वाला हो गया लॉ जो है एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर बना है, और प्राइवेट कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनती है। एलएलपी में ओनर्स जो है वो पार्टनर होता है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ओनर शेयर होल्डर, सारे शेयर होल्डर ओनर कहलाते हैं।
फिर लाइबिलिटी में लिमिटेड टू कंट्रीब्यूशन, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन जो जितना होता है उतना ही लाइबिलिटी होता है, लेकिन प्राइवेट में लिमिटेड टू अनपेड शेयर्स कैपिटल, ठीक है। कंप्लायंस लो होता है, इसमें हाई होता है। कैपिटल, इसमें कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है, इसमें ऑप्शनल मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। ऑडिट इसमें मैंडेटरी होता है एलएलपी में, अगर 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर है तो। कंपनी में मैंडेटरी एवरी ईयर, इसमें हर साल मैंडेटरी किया गया है कंपनी में, ठीक है। फिर अकाउंट्स एंड ऑडिट, इसमें एलएलपी को अपना बुक मेंटेन करना होता है कैश एंड अक्रूवल बेसिस पे। फाइल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सॉल्वेंसी एनुअली, ये फाइल बनाना होता है अकाउंट और सॉल्वेंसी पे। फिर ऑडिट इफ टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है और कैपिटल 25 लाख से ज्यादा है तो फिर ऑडिट करवाना पड़ता है। फिर टैक्सेशन जो है वो पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग टैक्सेशन लिया जाता है, और नो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है, इसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लिया जाता है। फिर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस इसका क्या है, ये इंपॉर्टेंस आप देख लीजिएगा, इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इंश्योर्स क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस, आइडियल फॉर स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए आइडियल है ये। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट के क्या प्रोविजंस है, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट जो कि सेट असाइड टू कवर द पोटेंशियल अनकलेक्टेबल डेप्ट, जैसे कि कोई डेट है जो कलेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है, या पोटेंशियल होने वाला है, ठीक है, उसका प्रॉफिट जो है वो सेट असाइड अलग से रख देना, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसका जरूरत क्यों है, तो इंपॉर्टेंस इसलिए है ताकि ट्रू और फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें पता चल सके, लॉस जो है उसको पहले से ही एंटिसिपेट किया जा सके, अवॉइड ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट को अवॉइड किया जा सके, और फिर स्टेबल प्रॉफिट मेंटेन किया जा सके, और क्रेडिट कंट्रोल का जो डिसीजन है उस पर भी एड, उसको भी हेल्प होगा इससे, ठीक है। क्योंकि जिसपे प्रॉफिट हुई नहीं है और फिर अनकलेक्टेबल डेट है, पोटेंशियल अनकलेक्टेबल डेट, उसका प्रॉफिट पहले से बता के तो ये ट्रू पिक्चर बताना नहीं हुआ ना, इसीलिए, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, ये सब आप देख लीजिएगा, ये जो समझ में आ जाएगा। फिर है नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंस बैड डेट ऑफ प्रोविजन। बैड डेट ऑफ प्रोविजन में क्या डिफरेंस है, बैड डेट मतलब जो एक्चुअल लॉस को शो करता है, और एक्सपेक्टेड लॉस, प्रोविजन मतलब एक्सपेक्टेड लॉस, ठीक है। टाइमिंग ये सर्टेन टाइम है, मतलब हो गया, बैड डेट मतलब डेप्थ खराब हो चुका है, सर्टेन है, लेकिन प्रोविजन एक एक्सपेक्टेशन है ना, तो ये एस्टिमेटेड होता है, ठीक है। फिर बैड डेप्ट का ट्रीटमेंट जो होता है वो डायरेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डायरेक्ट उसका ट्रीट किया जाता है बैड डेप्ट को। फिर यहाँ पे अगर डेप्ट खराब चला गया तो फिर लॉस में काउंट होगा। फिर प्रोविजन क्या है, डिडक्टेड फ्रॉम द डेप्टर, यहाँ डेप्टर से डिडक्ट किया जाता है। फिर पर्पज राइट ऑफ ई रिकवरेबल, ठीक है, जो भी ई रिकवरेबल होता है उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। यहाँ पे प्रोविजन में होता है प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेप्ट, ठीक है। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंस ये आप लोग देख लीजिएगा, छोटी छोटी चीजें। फिर सिंगल एंट्री वर्सेस डबल एंट्री, इसका क्या मीनिंग है, सिंगल एंट्री मतलब इनकम्प्लीट सिस्टम टाइप हो गया, सिर्फ एक साइड का एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ डबल एंट्री मतलब साइंटिफिक सिस्टम, जिसमें कि अगर कहीं पे डेबिट हो रहा है तो कहीं पे क्रेडिट हो रहा है, तो दोनों साइड के एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। सिंगल एंट्री में डू नॉट फॉलो डुअल एस्पेक्ट, लेकिन यहाँ पे फॉलो किया जाता है। एक्यूरेसी यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों साइड से रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है, तो एक्यूरेसी कैसे वेरीफाई करेंगे। डबल एंट्री में एक्यूरेसी को चेक किया जाता है ट्रायल बैलेंस से, ट्रायल बैलेंस 0 होना होता है ना, अगर वो 0 नहीं हुआ तो यहाँ इसका मतलब कहीं पे कुछ गड़बड़ है, तो वो एक्यूरेसी हम लोग मेजर मतलब चेक कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस से। फिर अकाउंट्स है ओनली कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है, और रियल नॉमिनल पर्सनल, ठीक है, यहाँ पे सारे रियल नॉमिनल और पर्सनल सारे अकाउंट्स आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एस्टिमेटेड बाय कैपिटल कंपैरिजन, यहाँ पे एग्जैक्ट वी प्राइवेट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ प्राइवेट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना हमारा एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे एग्जैक्ट पता चल जाता है। यहाँ पे एस्टिमेशन होता है, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन नॉट असर्टेनेबल, यहाँ पे एक्यूरेटली शोन होता है, ठीक है। फिर सुटेबिलिटी में स्मॉल ट्रेडर्स के लिए सही है ये सिंगल एंट्री वाला, लेकिन लार्ज और मीडियम फार्म्स के लिए डबल एंट्री सही रहेगा, ठीक है, एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ये सब आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कंपनीज एक्ट 2013, शेड्यूल्स एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स। इसमें क्या होता है, मेंटेन लॉ गवर्निंग कंपनी फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन, कंपनी का जो फॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑपरेशन है वो मेंटेन किया जाता है कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू, ठीक है। इसने कंपनी एक्ट 2013 ने 1956 का जो एक्ट था उसको रिप्लेस किया था, ताकि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और CSR, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जा सके।
उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव है यही अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस को इंश्योर करना, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, फिर सिंप्लीफाई कॉर्पोरेट लॉ, फिर प्रमोट सीएसआर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, की फीचर्स है इनकॉर्पोरेशन, सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन जो है वो उसका जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई किया गया कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। फिर 1% कंपनी उसको अलाउ कर दिया गया, सिंगल इंडिविजुअल जो है वो कंपनी को फॉर्म कर सकता है। फिर सीएसआर इसको मैंडेटरी बना दिया गया सोशल स्पेंडिंग में। ठीक है, सेक्शन 135 के अंदर 2% का कुछ नॉर्म है। ठीक है, 2% ऑफ द टोटल प्रॉफिट वो सीएसआर में स्पेंड करना होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंश्योर बेटर गवर्नेंस के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखा गया है जिस ठीक है। और फिर ई गवर्नेंस डिजिटल फाइलिंग विया एमसीए पोर्टल। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स का जो पोर्टल है उसमें डिजिटल फाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, इससे ई गवर्नेंस को बूस्ट मिलता है। फिर वुमेन डायरेक्टर को मैंडेटरी बना दिया गया है कुछ कंपनीज में। फिर एसएफआई और एनसीएलटी फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बॉडीज है ये कुछ। ठीक है, तो ये फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम करती है, तो इसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में। फिर स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट, इसमें टोटल 470 सेक्शन है और 7 शेड्यूल्स है। इसको इफेक्ट में आया है 1 अप्रैल 2014 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स देखें तो पहला शेड्यूल जो है, टोटल 7 शेड्यूल्स है ना, पहला शेड्यूल मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड है। फिर दूसरा शेड्यूल यूजफुल लाइफ्स ऑफ असेट्स से रिलेटेड है, डिप्रिसिएशन मेथड ये सब चीजें हो गया। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है थर्ड शेड्यूल, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड है फोर्थ, और मैनेजेरियल रिन्यूमरेशन और सीएसआर एक्टिविटी, सीएसआर वाला याद रखिएगा, सीएसआर एक्टिविटी वो 7 शेड्यूल से रिलेटेड है। ये 5th शेड्यूल है मैनेजेरियल रिन्यूमरेशन। ठीक है, फिर मेजर अमेंडमेंट 2015 में सिंप्लीफाइड कंप्लायंस फॉर प्राइवेट कंपनीज के लिए कंप्लायंस जो है वो सिंप्लीफाई किया गया। 17 में स्ट्रिक्टर पेनाल्टीज एंड डायरेक्टर अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने की कोशिश की गई। फिर 2019-20 में डीक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस और ईज ऑफ बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो माइनर ऑफेंसेस है उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया। ठीक है, ये इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स ये मैंने पहले बता चुकी हूँ, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर ये सब मैंने बताया हुआ है। ठीक है, ये सब आप पहले वीडियो में पढ़े हैं। ठीक है, वो सब आप देख लीजिएगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर ये सब बताया हुआ है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर कैपिटल ये भी आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो एक रिटन गाइडलाइन है, इसको इशू किया जाता है आईसीएआई के द्वारा। ठीक है, ताकि यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सब मेंटेन किया जा सके। ठीक है, इंश्योर किया जा सके। टू दे स्पेसिफाई हाउ ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड, मेजर्ड, प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज। ठीक है, इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि किस तरीके से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, मेजर करना है, प्रेजेंट करना है, डिस्क्लोज करना है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है कंपनीज के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनिफॉर्मिटी को ब्रिंग करना। ठीक है, रिलायबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना, उसके बाद मैनिपुलेशन को प्रिवेंट करना, फिर अकाउंट को कंपेरेबल बनाना। ठीक है, फर्म्स और ईयर्स के लिए। ठीक है, अलग अलग ईयर, अलग अलग फर्म्स के बीच में कंपेयर कर सके इसके लिए। फिर अलाइन विथ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के थ्रू अलाइन होना। ठीक है, आईएफआरएस। फिर इनहांस क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, नीड क्यों जरूरी है ये सब आप देख लीजिएगा। लिस्ट ऑफ मेजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये आईसीएआई के द्वारा रिलीज किया जाता है, इशू किया जाता है। ये कुछ लिस्ट है। ठीक है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप देख लीजिएगा। गवर्नमेंट ग्रांट्स एएस 12 में आता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट लॉस, प्रायर पीरियड आइटम, चेंजेस इन पॉलिसीज, ये सब एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में है। ठीक है, कैश फ्लो, फिर उसके बाद बैलेंस शीट डेट, ये सब चीजें आ जाता है। उसके बाद फिर अमलगमेशन, ठीक है, एएस 4 में आएगा। उसके बाद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21 में आएगा। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर ये 27 में आता है। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिएगा, एक बार 2 बार देख लेंगे तो आपको वहां पे एलिमिनेट कर लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, आईएफआरएस से कन्वर्ज होता है ये स्टैंडर्ड, उससे मिलता जुलता है, उसको फिर इशूड बाय एमसीए के द्वारा
उसके बाद मैंडेटरी फॉर लार्ज एंड लिस्टेड कंपनीज, उनके लिए ये मैंडेटरी होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, ये कुछ लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कुछ लिस्ट है। ठीक है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। इनकम टैक्स 12 में आता है। उसके बाद एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल असेट, ये देख लीजिएगा एग्रीकल्चर 41 में। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर 7 में, फेयर वैल्यू मेजरमेंट, लीज। ठीक है, ये सब आप कुछ कुछ है देख लीजिएगा। की डिफरेंसेस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। ठीक है, ये एस को इंट्रोड्यूस इशू किया जाता है आईसीएआई के द्वारा और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एमसीए के द्वारा। ठीक है, आईसीएआई के साथ मिलकर। ठीक, इसका जो नेचर है वो इंडियन गैप का मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये इंडियन के द्वारा जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उस पे बेस्ड है ये। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आईएफआरएस से बेस्ड है। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स उस पे बेस्ड है। उसके बाद फिर एक्सेप्टेबिलिटी, तो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज और जनरल कंपनीज के लिए सही है एक्सेप्टेबिलिटी, फिर लार्ज और लिस्टेड कंपनीज के लिए ये सही है और उनके लिए मैंडेटरी होता है इसको फॉलो करना। फिर मेजरमेंट जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है, एक्सटेंसिव फेयर वैल्यू यूज के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है, डिस्क्लोजर लेस डिटेल्ड मेंशन होता है इसमें, और फिर मोर ट्रांसपेरेंट और ग्लोबल फॉर्मेट है कि होता है ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नेशनल कंसिस्टेंसी के लिए सही है, लेकिन ग्लोबल कंपेरेबिलिटी के लिए ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही है क्योंकि ये आईएफआरएस से कन्वर्ज्ड है। ठीक है, ग्लोबल एक्सेप्टेंट लिमिटेड है, इसको ग्लोबली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है स्टैंडर्ड को, लेकिन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इसको हाई एक्सेप्टेंस मिलता है ग्लोबली। ठीक है, अब यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। मैंने पूरा अकाउंटेंसी कंप्लीट करवाया है। ये ज्यादा बड़े लेक्चर है नहीं, 3 लेक्चर में ही मैंने पूरा अकाउंटेंसी कंप्लीट करवाया है और सब 45 और 50 मिनट के अराउंड के लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो 3 घंटे से भी कम में मैंने पूरा अकाउंटेंसी कंप्लीट करवाया है। इससे काफी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग को ये पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।